अस्सलामुअलैकुम। द ग्रेट मैथ अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस चैनल पे एक न्यू लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम बीएस और एडीपी प्रोग्राम्स में पढ़े जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंफ्रारेड सीरीज। और ये जो टॉपिक है इसको हम एस एम यूसुफ की बुक मैथमेटिकल मेथड से चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कवर करेंगे। और इस चैप्टर में हम बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज को डिस्कस करेंगे। और आज हम इसकी बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, मतलब कि सीक्वेंस की डेफिनेशंस और सीक्वेंस की कुछ टाइप्स, और सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है, सीक्वेंस डाइवर्ज कब करता है, ये सारी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में जो हमने डेफिनेशंस पढ़नी है, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छे तरीके से समझ आएंगी तो आपको नेक्स्ट पूरा जो चैप्टर है वो आपको सही समझ आएगा। तो इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से समझना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन से। ए फंक्शन इज सेड टू बी सीक्वेंस इफ इट्स डोमेन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपके पास एक फंक्शन है एफ, ठीक है, और इसकी जो डोमेन है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब ये है कि 1 2 3 4 अप टू सो वन, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इस पूरे सेट को हम क्या कह रहे होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कि आपके पास एक फंक्शन है एफ और उसकी जो डोमेन है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसकी जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका सेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा भी कोई ना कोई सेट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपका कोई फंक्शन है एफ, उसकी डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये आपका फंक्शन सीक्वेंस है। ठीक है, तो सिंपल अगर आपसे कोई पूछे कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अब आते हैं को डोमेन पे, मतलब कि रेंज पे हम आते हैं। अगर आपकी जो को डोमेन है या रेंज है, अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, अगर जो सीक्वेंस है या जो फंक्शन है उसकी रेंज यहाँ पे अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, तो वो जो आपके पास सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं रियल सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, अब हम ना, अगर आपके पास ये जो रेंज है, ठीक है, अगर रेंज आपकी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है। अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ नोटेशंस को डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस की नोटेशन क्या होती है। देखें, अगर आपके पास कोई फंक्शन है ना, फर्ज करें आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब अगर आप फर्ज करें आप इस पे ना 1 अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स की जगह आप 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसी तरह अगर आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं एफ ऑफ 2, मतलब कि एक्स की जगह आप क्या कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 + 2 क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ 3 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स की जगह आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 5। अब अगर आपको जो फंक्शन है ना वो आपका सीक्वेंस है, मतलब उसकी डोमेन जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आपने जब x की जगह आप 1 पुट करेंगे तो वो जो नोटेशन होगी उसको क्या लिखेंगे, a1, इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे a2। ठीक है, अच्छा, जब आप x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a3 आ जाएगा। और इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगा, और इसकी जो nth टर्म होगी, मतलब कि x की जगह जब आप n पुट करेंगे, मतलब कि कोई भी आप नेचुरल नंबर वहां पे पुट करेंगे, तो उसको हम लिखेंगे an। और ये जो a1 a2 a3 अप टू an, ये सारे जो आपके पास वैल्यूज होंगी इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। ठीक है, ये हम इस तरह लिखेंगे a1 a2 a3 अप टू an, और ये n जो है, देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आगे इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं, ठीक है, तो ये आगे जो है वो कंटिन्यू रहेगा। तो पहली चीज कि ये जो लिखा है हमने ये बेसिकली सीक्वेंस की टर्म्स होती है। अब इसको अगर आप प्रॉपर वे में लिखें, मतलब कि जो नोटेशन है वो किस तरह होती है, देखें, आप इसका लिखते हैं nth टर्म,
और उसको आप इस तरह सेट में लिखते हैं और n आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए n की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करते जाएं, ये आ जाएगा a1 a2 a3 अप टू an और ये आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये बेसिकली क्या था आपके पास, ये आपके पास सीक्वेंस की नोटेशन थी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखें, अगर आप फर्ज करें an आपका है 1/n, तो सीक्वेंस आपका किस तरह का बनेगा, सीक्वेंस आपका बनेगा an इज इक्वल टू 1/n और n आपका वेरी करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसको अगर आप लिखें तो देखें, n की जगह आप 1 पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1, वो किसके इक्वल होता है, वो सिंपल 1 के इक्वल होता है। अच्छा, n की जगह जब आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1/2। n की जगह जब आप 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1/3। इसी तरह 1/4 1/5 और ये आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। और ये an इज इक्वल टू 1/n, ये इस सीक्वेंस की nth टर्म होगी। नेक्स्ट, एक चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हम x यूज कर रहे थे, यहाँ पे n आ गया। बेसिकली अब आप जो आपकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो बजाय इसके कि आप x लिखें, x की जगह आप क्या यूज कर रहे होंगे, x की जगह आप n यूज कर रहे होंगे। ये आपके पास पहली एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल, फर्ज करें आपके पास an जो है वो है सिंपल n। अब तो इसकी जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा an इज इक्वल टू n और n आपका वेरी करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब n की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करते जाएं, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू सो और ये आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। फर्ज करें आपके पास सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो है an इज इक्वल टू -1 पावर n। अब इसमें जो आपका सीक्वेंस बनेगा, देखें -1 की पावर n है, ठीक है, और n आपका वेरी करेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो n आप 1 इसमें पुट करें। देखें, एक चीज आप याद कर लें कि अगर -1 की पावर n लिखी हुई है और n आपका अगर इवन है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास 1 होगा। और अगर n आपका ऑड है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो अब देखें, जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे ये आएगा -1 पावर 1, वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा, n की जगह जब आप 2 पुट करेंगे ये आएगा -1 पावर 2, मतलब कि वो इवन है इसकी पावर, वो क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह जब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 पावर 3, मतलब कि आ जाएगा -1। और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि एक नेगेटिव टर्म होगी एक पॉजिटिव टर्म होगी, एक नेगेटिव टर्म होगी और एक पॉजिटिव टर्म होगी। तो ये आपके पास -1 +1 और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये मैंने आपको इसकी जो एग्जांपल्स थी सीक्वेंस की वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, अब हम जो सीक्वेंस की टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस, a sequence is said to be bounded if there exists a number m such that an mod less or equal to m for all n, या आप इसको लिख सकते हैं -m less or equal to an less or equal to m for all n। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपने बाउंडेड फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, फर्ज करें f(x) है, ठीक है, इसकी जो वैल्यूज हैं, इस फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज है, मतलब आपके पास इसकी कोई डोमेन होगी, इसकी कोई रेंज होगी, आप उस फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। अब जितने भी आंसर्स आएंगे वो सारे अगर किसी नंबर k से लेस हों तो हम ये कह रहे होते हैं कि आपको जो फंक्शन है वो आपका बाउंडेड फंक्शन है। अब इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हमने, ठीक है। कैलकुलस की जो बुक है SM यूसुफ, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपका x मॉड जो है वो लेस और इक्वल टू a है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो x होगा वो -a से लेके a के दरमियान में होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ये जो k लिखा हुआ है और ये जो मॉड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी वो -k से क्या होंगी, बड़ी होंगी, ठीक है, और k से क्या होंगी, छोटी होंगी, ठीक है। और डोमेन में आप हर एलिमेंट उसमें क्या करें, फंक्शन में पुट करें, तो उसकी जो सारी वैल्यूज है वो क्या होंगी, वो -k से बड़ी होंगी और k से क्या होंगी, वो लेस होंगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है f(x) = sin x या आपने cos x पढ़ा हुआ है। अब cos और sin की जो रेंज होती है ना, मतलब जो वैल्यूज होती हैं वो -1 और 1 के दरमियान में होती है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका ये फंक्शन है sin x
ठीक है, इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, लेस आर इक्वल टू 1 होंगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन, जो भी है आपकी सेट ऑफ रियल नंबर है या जो भी इसकी डोमेन है। तो इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब क्या है कि फंक्शन जो होगा इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होंगी या -1 होंगी, या फिर इसकी जो वैल्यूज़ है वो क्या होंगी 1 से छोटी होंगी। ठीक है, -1 और 1 के दरमियान इसके सारे आंसर्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये इसका लोअर बाउंड है और यहाँ पे ये जो 1 है ये इसका अपर बाउंड है। इसकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इस -1 और 1 के दरमियान ही होंगी। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है आपके ये जो ए एन है, मतलब कि जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल एन, मतलब कि हर एन के लिए जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, -m से बड़ी होंगी और m से क्या होंगी, छोटी होंगी। तो इस तरह की अगर कोई भी सीक्वेंस ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि आपका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें आपका जो ए एन है वो है 1/n, और इसको हम यहाँ पे ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं ये। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इसकी है 1। ठीक है, और ये आगे चलता जा रहा है। देखें ये जो वैल्यू है ये है इसकी 0.5, ये इसकी वैल्यू होगी 0.33, और ये जो वैल्यू है ये इसकी होगी 0.25, और ये इसी तरह आगे ना ये चलता जा रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पहले ये सबसे है उससे छोटी वैल्यू 0.5, फिर 0.33, फिर 0.25, और ये इसी तरह आगे चलता जा रहा है। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो वैल्यूज है, जैसे जैसे n जो है ना वो बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे n बढ़ रहा है तो ये जो आपका सीक्वेंस है ए एन ये जो है वो 0 की तरफ आ रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि सबसे बड़ी वैल्यू जो इसकी है वो क्या है 1 है, और सबसे छोटी जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये जो सीक्वेंस ए एन है इसका जो अपर बाउंड है, इसका अपर बाउंड है 1। ठीक है, और इसका जो लोअर बाउंड है वो है 0। आपका ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस ए एन is said to be increasing if an plus 1 greater or equal to an for all n, या हम इसको लिख सकते हैं a1 लेस और इक्वल टू a2 लेस और इक्वल टू a3 लेस और इक्वल टू a4, और ये इसी तरह आगे टर्म्स है वो कंटिन्यू रहती है। इसका क्या मतलब है कि आने वाली जो टर्म्स होंगी आपके पास वो क्या होंगी, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन इज इक्वल टू, फर्ज करें आप 2n ले लें। ठीक है, अब इसकी जो टर्म्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, देखिए n आप 1 पुट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2, दूसरी टर्म क्या होगी, n की जगह आप 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। मतलब कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, वो बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। Sequence an is said to be decreasing if an greater or equal to an plus 1 for all n, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि a1 greater or equal to a2 greater or equal to a3 greater or equal to a4 up to so on। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप n की वैल्यूज़ को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि जब आप n की वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपके पास सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल फर्ज करें ना आपके पास जो सीक्वेंस है वो है जो nth टर्म है वो क्या है 1/n। अब इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो आपका 1 बनेगा, 1/2 बनेगा, 1/3 बनेगा, 1/4 बनेगा, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जैसे जैसे आप सीक्वेंस की टर्म्स को बढ़ाते जाएंगे, n की वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे, आपके पास सीक्वेंस की जो टर्म्स होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, इस तरह का जो सीक्वेंस होता है इसको हम क्या रहे होते हैं, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास मोनोटोन सीक्वेंस। ए सीक्वेंस विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोन सीक्वेंस। मतलब कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है या तो वो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जब होल्ड करेगी। ठीक है, तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, मोनोटोन सीक्वेंस। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है
तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, मोनोटोन सीक्वेंस कहेंगे। इसको समटाइम्स हम ये भी कह रहे होते हैं कि मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मतलब कि अगर सीक्वेंस आपका इंक्रीज कर रहा है उसको हम कह रहे होते हैं मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और अगर आपका सीक्वेंस डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम समटाइम्स मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास, convergent sequence. A sequence AN is a convergent if it approaches a finite and unique limit when n approaches to infinity. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास एक सीक्वेंस होगा AN, इस सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अगर इट अप्रोचेज ए फाइनाइट एंड यूनिक लिमिट। मतलब इसका ये है कि अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी AN, अगर इस लिमिट का आंसर, एक तो अगर ये फाइनाइट है, दूसरा और ये अगर यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही कोई इसका आंसर हो, ये ना हो कि एक बार आप लिमिट पुट करें आपके पास आंसर जो है वो 1 आ रहा है, दूसरी बार आप लिमिट पुट करें इसका आंसर जो है वो फर्ज करें 5 आ रहा है। तो इसकी लिमिट का जो आंसर है वो एक तो फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे कि आपका जो गिवन ये सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें आपके पास जो सीक्वेंस है वो है 1/n, ये आपके पास सीक्वेंस है। अब इसकी आप लिमिट फाइंड करें, तो लिमिट देखें, जब फाइंड करेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो आप यहाँ पे आ जाएगा 1/n। आप लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो लिमिट है वो देखें क्या आ गई है, सिंपल 0 आ गई है। अब ये जो लिमिट है ये एक तो फाइनाइट भी है, दूसरा यूनिक भी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो 1/n है, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, ये जो 1/n सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रहा है 0 को। तो उम्मीद है कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। तो दोबारा सुन लें कि अगर कोई सीक्वेंस आप उसको कह रहे हैं कि ये कन्वर्जेंट है, तो उसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। अगर उसकी लिमिट फाइनाइट है और यूनिक है तो आप क्या कहेंगे कि वो जो गिवन सीक्वेंस है आपका वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ए सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट इज कॉल्ड ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा तो वो जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है n, ठीक है, इसकी जो टर्म्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये होगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, और इसमें जब n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल इन्फिनिटी आएगा। इसका क्या मतलब है, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, मतलब कि इसका आंसर फाइनाइट नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। नोट, ए बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है, तो अगर किसी सीक्वेंस में ये दो कंडीशंस होल्ड कर रही हैं तो वो जो आपका सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो इसकी लिमिट फाइंड करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपको पता चल गया कि ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोन भी है तो वो जो सीक्वेंस आपका होगा वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो ये आपका पहला लेक्चर था और इसमें हमने जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।